जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से कमाल के वीडियो को। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलाक्षणक नहीं है। मतलब बताना है इनमें से कौन सा कथन विस्थापन के बारे में गलत है। तो विस्थापन होता क्या है पहले हम वो जानते हैं। ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। विस्थापन कैसी राशि है बताइएगा। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए, विकल्प में क्या कहा गया है। यह परिमाण तथा दिशा दोनों रखता है। बिल्कुल सदस्य है, मतलब क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है। यह सदैव धनात्मक होता है। तो भैया मेरे, ये निश्चित नहीं है कि ये हमेशा धनात्मक हो। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अर्थात जो विकल्प बी में कहा गया है ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइएगा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह किसका मात्रक है। साथियों, यहां पर हम आपको बताएं, सबसे पहले संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या होता है। ये फार्मूला कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है कि संवेग बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। और संवेग का जो मात्रक होता है, तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग का मात्रक। बात करें यहां पर हम आवेश की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसके बाद बात करें विभवांतर की, विभवांतर का मात्रक क्या होता है साथियों, वोल्ट होता है। और अब हमारे पास एक ही विकल्प रह गया है जो है ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से दर्शाते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुणित 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं आपको उनके मात्रक पता होने चाहिए। वहां से आपको देखिए बहुत सारा फायदा होता है। और इसके साथ सूत्र पता होना चाहिए। जैसे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय होता है। क्योंकि यदि आपको ये पता होंगे तो वहां से यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग। क्या है, एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है, निम्न में से कौन सा कथन उसके बारे में सत्य होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि आपको तीन बातें ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है अवश्रव्य। यदि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो वह कैसी है, अवश्रव्य है, मतलब उसे हम नहीं सुन सकते। बात करें यहां पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि ही हम सुन सकते हैं। इसलिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कहा गया है क्या, श्रव्य कहा गया है। ठीक है, श्रव्य सीमा कहा गया है ना, श्रव्य या श्रव्य प्रास भी बोल सकते हैं इसको। और यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है तो इसको कहा गया है पराश्रव्य। क्या कहा गया है, इसको पराश्रव्य कहा गया है। तो यहां पर विकल्प में ए में कहा गया है यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती। बिल्कुल भैया मेरे, मैंने बोला है हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, 15 हर्ट्ज की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ चला जाएगा। बाकी आप विकल्प बी में देख सकते हैं, एक गलत बात कही गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रियोल किससे संबंधित है, सेंट्रियोल।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेंट्रियोल संबंधित होता है कोशिका विभाजन से लेकर। ठीक है, कोशिका विभाजन से लेकर संबंधित है सेंट्रियोल का। बात करें यहां पर हम कोशिका की, तो कोशिका की जो खोज है भाई वह 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने की थी, कार्क वृक्ष की छाल में की थी। और यह कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। बात करें हम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। किसने? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइएगा, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और इसको शेयर भी कर देना है। एक लड़का जिसकी स्थिति अपनी परिवेश के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो उसे किस अवस्था में माना जाएगा? ध्यान रखिएगा, चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, यदि उसकी स्थिति परिवेश के साथ परिवर्तित होती है तो वह गति अवस्था में है। लेकिन यदि उसकी स्थिति परिवेश के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है, मतलब वह विराम अवस्था में है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद यहां पर कहा गया है सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, और यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, एक आपको क्लियर कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर क्या दिया है हमें पता है। सोडियम, देखिए क्या होता है, जो हमारा पहला है आवर्त सारणी का पहला कॉलम है उसमें क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम और रुबिडियम, इस तरह से है। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर अपना है मैग्नीशियम है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमने आपको बताया जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या है? बढ़ेगा। मतलब सबसे छोटी हाइड्रोजन की, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, है ना। और यदि हम इस ओर से इस ओर जाएंगे तो क्या है? परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। अब यहां पर देखिए सोडियम दिया था और पोटेशियम दिया है, रुबिडियम और मैग्नीशियम। तो यहां पर हम देखें सबसे कम यहां पर किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी। फिर इसके बाद इससे बड़ी किसकी? सोडियम की। इससे बड़ी किसकी? पोटेशियम की। इससे बड़ी किसकी? रुबिडियम की। तो ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए कहां दिया हुआ है, ये विकल्प हमें दिया हुआ है ऐसा विकल्प बी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है, भले ही मैं आपको कम क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए तो आप उसे अवश्य करके आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपने कितने क्वेश्चन किए, इंपॉर्टेंट ये है आपने कितना सीखा है। चलिए, और आज के क्वेश्चन में दोनों ही लैंग्वेज में लाया हूं जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम क्या पाएंगे? बताइए क्या होगा यहां पर राइट आंसर? ध्यान रखिएगा, यदि हम इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करते हैं तो हमें एक रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आपको वो ट्रिक भी ध्यान रखनी है, बेजानी हपीनाला। और यदि आपसे पूछा जाए किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है लाल रंग की। ठीक है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी रंग की। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं वह कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक आविकसित होता है और कोशिकांग भी आविकसित होते हैं उसे न कहा गया है
प्रोकैरियोटिक कहा गया है, और जिसमें विकसित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं उसे कहा गया है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर अब बात हुई थी अनुपस्थित की, तो अनुपस्थित किसमें होते हैं ये, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, जैसे जीवाणु, जीवाणु क्या है, जीवाणु यहां पर प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, यहां पर बात करें हम मनुष्य और जीव जंतुओं की, तो वो कैसे हो जाएंगे, यूकैरियोटिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर बनने के लिए धातुओं में बताइए क्या होता है, बताइए स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, लाभ होता है, आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का, बताइए क्या होगा यहां पर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ये है मान लीजिए सोडियम। ठीक है, जो सोडियम क्या है, एक धातु है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 8 1 होगा। ठीक है, और बात करें हम यहां पर क्लोरीन की, क्लोरीन क्या है, यहां पर एक अधातु है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 17 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 8 7 होगा। अब यहां पर देखिए सोडियम एक धातु है, यदि ये स्थिर बनना चाहती है तो ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगी। ठीक है, और एक किसको दे देगी, क्लोरीन को दे देगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, यहां से गया तो इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि सोडियम क्या है, स्थिर हो गया। और क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन के भी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मतलब दोनों का काम बन गया ना यहां पर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो धातुएं होती हैं ये स्थिर बनने के लिए हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं। मतलब हम कह सकते हैं उनको इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है ना, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उसे नुकसान तो हुआ ना। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, कितने बचे, 10 बचे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा यहां पर विकल्प ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा गया है चालन संभव होता है, बताइए। अब पहली बात तो यह है भैया कि चालन होता क्या है, ये बात महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप समझिए। देखिए ऊष्मा संवहन की होती है 3 विधियां, कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। पहली होती है चालन, दूसरी होती है संवहन, और तीसरी होती है विकिरण। ठीक है, जो चालन होता है, चालन केवल ठोसों में होता है, ध्यान रखिएगा, चालन केवल ठोसों में होगा। संवहन किस में होगा, द्रव और गैसों में होगा। ठीक है, और बात करें यहां पर हम विकिरण, तो विकिरण किस में होगा, तो ध्यान रखिएगा विकिरण ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। और विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर चलन की बात की गई है, तो हमें पता है चलन केवल ठोस में होता है। ठोस में कैसे होता है, देखिए यदि आप एक छड़ लेते हैं और यदि आप उसको गैस पर गर्म करते हैं, तो आप देखना जहां पर आप छड़ को पकड़े हुए होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे छड़ गर्म होती जाएगी तो छड़ का दूसरा सिरा भी क्या है, गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है चालन। ठीक है, चालन केवल ठोस में होता है। इसमें होता क्या है, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि क्या है, ये ऊर्जा को एक कण से दूसरे में ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा भिन्नता पर होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल यहां पर विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चालन केवल तभी संभव है जब वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो और उनके बीच ताप का अंतर हो। यदि उनके बीच ताप का अंतर नहीं होगा तो क्या है, प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी में देखिए कहा गया है समान ताप, तो ये समान ताप में चलन संभव नहीं होगा। ठीक है, जब वस्तुएं एक दूसरे पृथक होगी तो क्या चलन नहीं होगा। ठीक है ना, वस्तु संपर्क में होना इसमें जरूरी होता है, इनके मध्य दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी चलन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रहों के पास निम्न में से किन ग्रहों के युग्म पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, बताइएगा। इन ग्रहों में से किन ग्रहों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शुक्र है और मंगल है, ठीक है,
इन पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पाई जाती है। विकल्प सी यहां पर हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र को क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्रह्मांड टॉपिक ऐड किया गया है, इसलिए आपको ध्यान ये सारी चीजें रखना है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो बताइएगा, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह। ठीक है, ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के पास। ठीक है, 82। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा, टाइटन। पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है, तो बताइएगा, डीमोस। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा, गैनीमीड। गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं। बात करें यहां पर हम शनि की, तो शनि जो ग्रह है इसके चारों ओर क्या है, वलय पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु होता है, बताइएगा क्या होगा यहां पर राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन, निकेल और क्रोमियम होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, इसका त्वरण क्या होगा, बताइएगा यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए आपको क्या है, फार्मूले पता होने चाहिए जिससे आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमें पता है जो त्वरण होता है उसका सूत्र क्या होता है, v-u/t होता है। ठीक है, तो यहां पर अंतिम वेग कितना है, 54 है, प्रारंभिक वेग कितना है, 36 है, समय कितना है यहां पर 10 सेकंड का। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जो चालें हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इनको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, अब 54 में से 18 जाएंगे तो यहां बचेगा 18/10 गुणे 5/18। 18 से 18 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प है किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न अधातुओं में से कौन सा तरल रूप में पाया जाता है, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसी धातु जो तरल रूप में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प है सी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यदि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं कल इसकी साइंस की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें मैं लगभग 100 क्वेश्चन का करवा दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जैसे कि आज आप यहां पर देख सकते हैं, दाब को मापने का यंत्र है। बताइए इन चार में से कौन सा यंत्र है जो कि दाब को मापता है। बात करें यहां पर हम पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है, तो भैया पायरोमीटर से क्या करते हैं, हम उच्च तापमान का मापन करते हैं। ठीक है, बात करें यहां पर हम हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं हम, बताइएगा। तो भैया हम हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं हम, तो गैल्वेनोमीटर से हम मापते हैं करंट की दिशा। ठीक है, करंट की दिशा पता लगाने में हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प है
बी के साथ जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताए हुए हैं, पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं हम, करंट की दिशा मापते हैं, हाइड्रोमीटर से क्या है, द्रव का आपेक्ष घनत्व। हाँ ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर, देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम आर्द्रता को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने डायन 1 न्यूटन के बराबर होता है। देखिए हमें पता है कि जो बल होता है, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, आप बताओगे न्यूटन होता है। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डायन होता है। तो भैया इनमें कोई रिलेशन तो होगा। देखिए आप ये समझ जाइए, यहां पर जो लिखा हुआ है एक घात लगी हुई है ना, ये टाइप में मिस्टेक हो गई है, 10⁻6 है, 4 5 3। ठीक है, तो हमें पता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट बियर क्या है, ग्रेट बियर बताइएगा। भैया पीने वाली बियर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताइए ग्रेट बियर क्या है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेट बियर है एक तारों का समूह है, मतलब यह एक तारामंडल है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही बढ़ते क्रम में है, बताइएगा। जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसीटिक एसिड, इनको आपको अम्लीय शक्ति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लगाना है। तो भैया हमें पता है जल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसीटिक एसिड में सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, तो आप बताओगे जल सबसे कम अम्लीय होगा। तो देखिए विकल्प सी में हाइड्रोक्लोरिक फर्स्ट पर रख दिया, मतलब विकल्प सी गलत हो गया। जब आपको समझ में ना आए तो आपको विकल्प क्रॉस यहां पर एग्जाम में करना है। ठीक है, इससे क्या है, आप सही आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब विकल्प ए में देखिए सबसे कम जल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गलत है, सबसे कम होती है जल की। ठीक है, इन 3 में से, फिर एसीटिक एसिड की और बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, मतलब विकल्प भी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, बताइएगा। जो सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बताइए किस क्रिया की वजह से हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की वजह से हो रही है। अब भैया नाभिकीय संलयन यहां पर नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़े, यहां पर लिखा हुआ है हल्के नाभिकों का संयोजन। मेरे भाई जो नाभिकीय संलयन हो क्या होता है, इसमें 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिसके दौरान क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। और सूर्य में हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसमें हीलियम में लगातार परिवर्तित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है, बताइएगा। जो तांबा है यह किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है, तो बताइएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये इसके साथ क्या है, हरे रंग की परत बना लेता है, उसी को क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो हमारी चांदी की वस्तुएं होती हैं, जब ये हवा के संपर्क में सल्फर के साथ आती हैं तो क्या बनाती हैं, सल्फर ऑक्साइड बनाती हैं। और चांदी क्या है, काली पड़ जाती है, आपको पता होगा, है ना, लंबे समय तक, है ना। चांदी की जो वस्तुएं होती हैं ये वायु के संपर्क में लंबे समय तक रहती हैं तो क्या है, काली पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा गया है, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगी। आप लोगों ने देखिए एक चीज देखी होगी, ध्यान रखिएगा, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर यदि देखिए लिटमस पेपर लाल से नीला कब होता है, या फिर नीले से लाल कब होता है। ध्यान रखिएगा, जो क्षार होता है,
क्षार क्या करता है, क्षार क्या करता है, लाल से नीला करता है, लेकिन जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले से लाल करता है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है, लाल से नीले में तो हो गया है, अब हमें नीले से लाल में करना है। तो नीले से लाल में क्या कौन करेगा, अम्ल करेगा। इसमें चार में से देखिए अम्ल कौन है, ये तो भैया क्षार ये है, ये भी क्षार ये है। यहां पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या अम्लीय है, मतलब जो यहां पर राइट आंसर होगा वो विकल्प सी के साथ जाएगा। एक क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताइएगा अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, तो बताइएगा लाल को में। क्षार किस में करते हैं, क्षार करते हैं लाल से नीले में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर लगता है क्या कहलाता है। प्रश्न को समझें, कहा गया है बल प्रति क्षेत्रफल, प्रति का मतलब क्या होता है, ए। ठीक है, ऐसा कर दिया, बल प्रति क्षेत्रफल ए हो गया। बताइए किसका सूत्र बन गया, तो भाई ये बन गया किसका, हमने पढ़ा है दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहां पर विकल्प सी के साथ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसका फार्मूला नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो आप इसकी क्या है, इसका सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का ए स्क्वायर है ना, तो इस तरह से इसका मात्रक मिल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, यहां पर बताना भूल गया मैं, क्या बताया मैंने यहां पर, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और एरिया का हो जाएगा वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ए हो जाएगा दाब का। एक कैलोरी तुल्य होती है, बताइए जो एक कैलोरी है यह कितने जूल के बराबर होता है, तो भैया एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइएगा। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत घंटी है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बताइएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। हमने पढ़ा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे में से हम बात करें रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। तो हमें पता है जो जंग लगना है, जंग किस में लगती है, सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो जंग लगने की क्रिया है यह कैसे किस में संपन्न होती है, तो बताइएगा नम वायु में जंग लगने की क्रिया संपन्न होती है। जंग लगना एक कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। और कई बार पूछा गया है जंग लगने से क्या है, जो लोहे का भार होता है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो जंग लगने से क्या है, लोहे के जो भार होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जो वस्तु है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होती है, जैसे कपूर, नेफ्थिलीन। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारी कोशिका होती है ना, उसके चारों झिल्ली रहती है ना कोशिका में, बताइएगा तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता क्या है। तो भैया मेरे कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें यहां पर हम पादप कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है, बताइएगा सेलुलोज से बनी होती है। कवक की किससे बनी होती है, तो बताइएगा काइटिन से बनी होती है। ये भी आपको पता होने चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि सवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का मुड़ना, जब यह प्रकाशक रूप से भिन्न दो माध्यमों में गुजरता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए प्रकाश का मुड़ना, जब यह दो भिन्न माध्यम से गुजरेगा तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, अपवर्तन कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा, आपने पता है ना, मान लीजिए जल है, ठीक है, अब यहां से कोई किरण आई यहां पर, उसे सीधा जाना था लेकिन वो क्या हुई,
अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है अपवर्तन। ठीक है ना, जब, हाँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब कोई किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, लेकिन सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर कितना त्वरण होता है। भैया कितना होता है, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। साथियों मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, इसलिए आप लोगों की क्लास बहुत दिन से बंद चल रही है। आज मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, बहुत परेशान हो गया था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। एक्वारेजिया बताइएगा, एक्वारेजिया को क्या कहा गया है। एक्वारेजिया को भैया अम्लराज भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को कहा जाता है। ठीक है, जो अम्लों का राजा होता है, देखिए H2SO4 को अम्लों का राजा कहा गया है, ये अलग है। जो एक्वारेजिया है इसी को कहा गया अम्लराज। ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में रहते हैं। मतलब HCl रहेगा 3 और HNO3 रहेगा 1, 3:1 में रहते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है हमें विकल्प ए में, जो कि हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है, सोडियम है। ठीक है, सोडियम है। और ध्यान रखिएगा, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन के तेल में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं कल इसकी मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बहुत शानदार प्रश्न जैसे आज करवाए हुए हैं वैसे ही मैं कल भी करवाने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।